सेक्शन 27 से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक कहता है कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन। यहाँ पे क्या किया गया है, शर्त लगा के ट्रांसफर किया गया है, कंडीशन लगा के कोई ट्रांसफर किया गया है टू वन पर्सन कपल्ड विथ ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया है किसी कंडीशन के साथ, और उसी सेम ट्रांजेक्शन में आगे कोई थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर किया, मतलब ए ने बी को ट्रांसफर किया, उसी सेम ट्रांजेक्शन में ए ने सी को भी ट्रांसफर किया है कंडीशन लगा के, विद ट्रांसफर टू अनदर पर्सन ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। मतलब ए ने बी को जब ट्रांसफर किया तो कंडीशन के साथ ट्रांसफर किया, और वो शर्त अगर पूरी नहीं होती तो स्थिति में क्या होगा, वो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, सी को चली जाएगी। ट्रांसफर किसको हो रहा है, यहाँ दो ट्रांसफर सेम ट्रांजेक्शन में हो रहे हैं। ए प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा है और उस टाइम पे क्या कर रहा है, कोई कंडीशन इंपोज कर रहा है, और साथ में ये कह रहा है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो सिचुएशन में प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी सी के पास चली जाएगी। ठीक है, तो सेम ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन और उसमें दो तरीके से ट्रांसफर किया गया है, कंडीशनल ट्रांसफर। Where on a transfer of property an interest therein is created in favor of one person, जहां किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के टाइम पे एक इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है एक व्यक्ति के पक्ष में, एंड बाय द सेम ट्रांजेक्शन, अंडरलाइन करेंगे सेम ट्रांजेक्शन, और उसी ट्रांजेक्शन में एक एन अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द सेम इंटरेस्ट इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर। अल्टीरियर यानी बाद वाला, लेटर ऑन उसी सेम ट्रांजेक्शन में अल्टीरियर भी ट्रांसफर एक किया गया है किसी दूसरे व्यक्ति के फेवर में। इफ द प्रायर डिस्पोजिशन अंडर द ट्रांसफर शैल फेल, और कब जाएगा सी के पास, जब प्रायर डिस्पोजिशन यानी बी का कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाता। ए ने बी को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया और कहा कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से विद इन 1 ईयर आपको मैरिज करनी है। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी। बी ने अगर यहाँ पे मैरिज नहीं किया विद इन 1 ईयर, तो यानी वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया, फेलियर हो गया, तो वो अल्टीरियर वाला जो था वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी वो प्रॉपर्टी आगे चली जाएगी। The ulterior disposition shall take effect upon the failure of the prior disposition. तो प्रायर डिस्पोजिशन के फेलियर होने पे क्या हो जाएगा, अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो है वो कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। Although the failure may not have occurred in the manner contemplated by the transferor, मतलब मेथड जो है वो सेम हो ये जरूरी नहीं है, फेलियर किस वजह से हुआ है ये जरूरी नहीं है, कोई भी हो, रिजल्ट अगर फेलियर है यानी शर्त की पूर्ति नहीं हो पाई है, तो उस सिचुएशन में ट्रांसफर सी को हो जाएगा, यानी अनदर पार्टी को हो जाएगा। बट इसका अब एक्सेप्शन है, but where the intention of the parties to the transaction is that the ulterior disposition shall take effect only। अब ये इसका एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि जो बाद वाला अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो केवल तब इफेक्ट में आएगा ओनली इन द इवेंट ऑफ द प्रायर डिस्पोजिशन फेलिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि जो प्रायर डिस्पोजिशन का फेलियर था, पिछले वाले पैरा में क्या था, मेथड नहीं बताया था, मेथड कोई भी हो, अब ये कह रहा है कि इस वाले में ये बता रहा है आपको कि अगर कोई मेथड प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसी मेथड को ही फॉलो करते हुए कंडीशन फेलियर होनी चाहिए, तभी सी के पास आगे प्रॉपर्टी जाएगी। The ulterior disposition shall not take effect unless the prior disposition fails in that manner। अल्टीरियर वाला, बाद वाला तब तक प्रभाव में नहीं आएगा जब तक प्रायर वाला जो है वो उसी अनुसार फेलियर ना हुआ हो। अब इसे समझने के लिए इलस्ट्रेशन देखिए, आपके पास जो बेरेक्ट है उसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, बी इलस्ट्रेशन देखते हैं पहले। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, ए अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहा है, बट इन केस शी should die in his lifetime transfers to B that which he had transferred to her। ये कह रहा है कि वो अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन अगर उसके लाइफ टाइम में उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी, मतलब अपने जीते जी वो कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को ट्रांसफर कर रहा हूँ फॉर लाइफ, लेकिन मेरी लाइफ टाइम में अगर मेरी वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, सी को चली जाएगी। अब क्या होता है, ए एंड हिज वाइफ पैरिश टुगेदर,
ए और बी दोनों की डेथ ऐसी परिस्थितियों में हो गई है साथ साथ, under circumstances which make it impossible to prove that she died before him. अब ये परिस्थितियां ऐसी थी जब दोनों की डेथ हुई कि ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि हस्बैंड की पहले डेथ हुई या वाइफ की पहले डेथ हुई। इस सिचुएशन में सी के पास जो अल्टरनेट डिस्पोजिशन है वो इफेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि इसने मोड क्या कहा था ट्रांसफर ने, मेरे जीते जी अगर मेरी वाइफ की डेथ हो गई तो वो सरवाइव करना चाहिए हस्बैंड और वाइफ की डेथ होनी चाहिए। अब हमें क्या पता पहले किसकी सांस गई, वाइफ की कि हस्बैंड की, दोनों की साथ साथ डेथ हुई है। हम ये पता नहीं लगा पा रहे कि हस्बैंड की डेथ पहले हुई कि वाइफ की डेथ पहले हुई, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और मेथड इसने बता दिया था तो मेथड ये एज इट इज फॉलो नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा, द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ बी डज नॉट टेक इफेक्ट, तो बी के फेवर में जो डिस्पोजिशन है वो इफेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि एज इट इज मेथड फॉलो नहीं हुआ। बात आई क्या समझ में? अब पहले वाला इलस्ट्रेशन भी देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है, A transfers rupees 500 to B on condition that he shall execute a certain lease within 3 months after A's death. A B को 500 रुपए इस शर्त के साथ ट्रांसफर करता है कि मैं तुम्हें 500 इस शर्त पे दे रहा हूं कि तुमको क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी मुझे लीज पे देनी है, ठीक है। एंड इफ ही शुड नेग्लेक्ट टू डू सो, और अगर वो नेग्लेक्ट करेगा यानी कि लीज नहीं करेगा, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, सी के पास। प्रॉपर्टी मतलब यहाँ किससे है, 500 रुपए से, वो 500 रुपए किसके पास चले जाएंगे, फिर सी के पास चले जाएंगे, अगर बी ने लीज डीड नहीं बनाया, यानी फेलियर हो गया। पहले तो ये क्या कह रहा है, प्रायर डिस्पोजिशन कर रहा है, प्रायर डिस्पोजिशन कैसे कर रहा है, कंडीशन के साथ कर रहा है। बी को वो 500 रुपए की जगह आप प्रॉपर्टी भी मान सकते हैं, बी को प्रॉपर्टी दे रहा है ए, लेकिन किस शर्त के साथ दे रहा है, तुम्हें रिवर्ट में मुझे प्रॉपर्टी देनी है या लीज देनी है, कोई भी शर्त लगा रहे, और अगर वो शर्त तुम पूरी नहीं कर पाते हो, फेलियर हो जाते हो, तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन यानी बाद वाले के इफेक्ट में आ जाएगा। बाद वाला कौन, सी। तो अब ये कह रहे हैं बी डाइज इन एज लाइफ टाइम, बी की डेथ हो गई, इस वजह से वो क्या हुआ, पूरा नहीं कर पाया। द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ सी टेक्स इफेक्ट, इफेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि बी की डेथ की वजह से वो क्या हुआ, कंप्लीट नहीं कर पाया, लीज डीड नहीं बना पाया। अब इसमें मेथड का कोई इशू नहीं है ना। ये जो ए इलस्ट्रेशन है किससे रिलेटेड है, आपका जो पैरा नंबर 1 है। आ रही है बात समझ में, पैरा नंबर 1 और 2 दोनों का इलस्ट्रेशन एंड लैंग्वेज क्लियर हो गया। ये जो आपको सेक्शन 27 में बताया गया है ये है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सीलरेशन। लिखिए, अपनी नोटबुक लीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सीलरेशन, ACCELALERATION, एक्सीलरेशन। त्वरित प्राप्ति, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप इस ट्रांजैक्शन में देख रहे हैं, एक ट्रांसफर में दो तरीके के ट्रांजैक्शन किए गए हैं। ए पहले प्रॉपर्टी बी को दे रहा है विद कंडीशन, बी अगर फेल हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी का मालिक सी बन जाएगा। एक सेम ट्रांजैक्शन में दो लोगों को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है। इसे एक्सेलरेशन का डॉक्ट्राइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया प्रॉपर्टी जितनी जल्दी हो सके आप मालिक तक पहुंचा दो, बिना ओनर के वो नहीं रहेगी। पहले वाला फेल हो गया तो तुरंत वो किसको दे दो, दूसरे को दे दो, as early as possible. That's why acceleration नाम है इसका, मतलब जितनी जल्दी हो सके। विदाउट ओनर मत रखो प्रॉपर्टी को, पहले वाला फेलियर हो गया नहीं कर पा रहे, भाई हमें आरजेएस की सीट तो भरनी है, एक फेल हो गया तो चलो भाई दूसरे को देनी पड़ेगी ना आपको सीट, खाली कैसे रखोगे, वो सीट तो फिल करनी ही है, तो उस प्रॉपर्टी को किसी को हैंड ओवर करना है। इसके असेंशियल एलिमेंट्स लिखिए, हेडिंग लगाइए, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरित प्राप्ति के सिद्धांत के आवश्यक तत्व। लिखो, संपत्ति अंतरण के एक ही संव्यवहार द्वारा
एक ही संव्यवहार द्वारा पूर्विक एवं पश्चातवर्ती हित सृजित किया जाता है। पूर्विक एवं पश्चातवर्ती हित सृजित किया जाता हो। In same transaction of property prior and ulterior disposition oblique interest should be created. सेकेंड पॉइंट लिखिए, पश्चातवर्ती हित कॉमा पूर्ववर्ती हित के निष्फल होने पर प्रभावी होता हो। अल्टीरियर इंटरेस्ट shall take into effect on failure of prior interest. Number 3, पूर्ववर्ती हित संबंधी शर्तें वैध हों लेकिन उनकी पूर्ति न किए जाने के कारण पूर्ववर्ती हित निष्फल हो गया हो। उनकी पूर्ति न किए जाने के कारण पूर्ववर्ती हित निष्फल हो गया हो। Conditions related to prior interest should be valid and legal. But on failure of these conditions, ulterior interest shall come into effect. फोर्थ पॉइंट, पूर्ववर्ती हित के निष्फल हो जाने पर पश्चातवर्ती हित तुरंत प्रभाव में आ जाएगा। इसे ही त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत कहते हैं। ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट अल्टीरियर इंटरेस्ट should immediately come into effect. This is called doctrine of acceleration. Next point, पूर्ववर्ती हित अंतरक द्वारा आशयित तरीके से निष्फल होना आवश्यक नहीं, बशर्ते कि अंतरक ने अभिव्यक्त रूप से इस प्रकार की शर्त रखी हो। It's not necessary that ulterior interest should be failure
according to the intentions of transfer, according to the instructions of the transfer, but if the conditions has been expressly mentioned, if the conditions has been expressly mentioned, then it should be in prescribed manner only. बताओ ये सारे एसेंशियल समझ आ रहे हैं? क्या लिखा है अपन ने सेक्शन 27? कोई बात ऐसी है जो दिक्कत कर रही हो? वो कह रहा है द फाइनल रिजल्ट। जैसे ए ने अगर कहा बी को कि भाई अगर आपने फला सिचुएशन में मैरिज नहीं की, इतने टाइम में नहीं की, देन द प्रॉपर्टी विल गो टू सी। द मेन मोटिव वाज उसका मैरिज ना होना। ठीक है, अब मान लो ये सन्यासी हो जाता है, सन्यास ले लेता है ना, तो वो सिचुएशन तो डिफरेंट ही हो गई। इंटेंशन मेथड वाज नॉट क्लियर, रिजल्ट वाज क्लियर। तो कंटेम्पलेटेड मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट। फेल कैसे हुआ? बस फेल हो गया वो, दैट इज इंपॉर्टेंट, फेलियर होना चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेथड। लेकिन सेकंड पैरा में वो स्पेशली आपको ये कह रहा है मेथड शुड बी फॉलोड एज इट इज। दिस इज द डिफरेंस। मेथड भी बता रहा है, प्रोसेस भी बता रहा है। फर्स्ट वाले में प्रोसेस नहीं बता रहा है, वो सीधे फाइनल जजमेंट बता रहा है। अब अपन चलते हैं सेक्शन 28 पर। सेक्शन 28 क्या बता रहा है ये आपको? ये कहता है अल्टीरियर ट्रांसफर कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। अल्टीरियर जो ट्रांसफर है वो विद कंडीशन है, और कब है? ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, किसी इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर। आई थिंक अगर आप लोगों के पास इलस्ट्रेशन हो तो हम उसे देख लें। आप लोगों की नोटबुक में बैरक में है इलस्ट्रेशन? नहीं है तो सुनिए। ए ट्रांसफर करता है एक प्रॉपर्टी बी को, ठीक है, ऑन द कंडीशन दैट बी शेल मैरी टू सी विद इन 1 ईयर। बी को किस शर्त के साथ ट्रांसफर कर रहा है? ये उसी से रिलेट करती हुई चीजें हैं, बस उसमें थोड़ा आगे। जैसे अपन आईपीसी में क्या पढ़ते हैं, आपने पढ़ा किसी ऑफेंस के बारे में और उसकी फिर वो एग्रावेटेड फॉर्म बताता जाता है ना आपको। ठीक वही है तरीका, जो जनरल प्रिंसिपल बता दिया उसी के आगे की चीजें ये और आपको एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि मे बी अब इस तरीके की समस्या आ गई तो क्या करेंगे। तो ये पहले वाली के साथ रिलेट करता हुआ है। ये कह रहा है ए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बी को कर रहा है, इस शर्त के साथ कर रहा है कि उसे मैरिज करना है सी से। कब करना है? विद इन 1 ईयर, ट्रांसफर से 1 साल में। एंड इफ ही डज नॉट डू सो, और अगर 1 साल में वो सी से मैरिज नहीं करेगा बी, द प्रॉपर्टी शैल पास टू डी। तो प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी? डी के पास। सेम ट्रांजेक्शन, दो लोगों को ट्रांसफर, पहले बी को और उसके बाद डी को। In this transaction, the transfer has made prior transfer in favor of B. पहले इसने किसके फेवर में ट्रांसफर किया? B के में। And subsequent transfer to D. और बाद वाला किसको किया? D को। Transfer made in favor of D depends on the failure of prior transfer. D को प्रॉपर्टी कब मिलेगी? जब पहले वाला फेलियर हो जाता है। तो एक जगह यहाँ पे कंडीशन सब्सिक्वेंट है, एक जगह यहाँ कंडीशन प्रेसिडेंट है। दोनों शर्तें यहां नजर आएंगी आपको। जैसे ए ने बी को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है इस कंडीशन के साथ कि तुम्हें विद इन 1 ईयर, ट्रांसफर से विद इन 1 ईयर सी के साथ मैरिज करनी है। ये कंडीशन कौन सी है? सब्सिक्वेंट, पश्चातवर्ती। प्रॉपर्टी तो दे रहा है ना अभी, साथ में शर्त लगा रहा है। और ट्रांसफर कौन सा है? कंडीशनल, की शर्त ये है तुमको। और वो सब्सिक्वेंट कंडीशन एक लगा दी,
डी के पास प्रॉपर्टी कब जानी है, उसके लिए प्रायर क्या होना है, पहले वो शर्त असफल होनी है कि उसका बी का सी से मैरिज ना करना। दिस इज द कंडीशन प्रीसिडेंट। इस कंडीशन के पूरा होने पर ही क्या मिलना है, डी को प्रॉपर्टी मिलनी है। यानी एक के लिए प्रायर हो रही है वो कंडीशन, प्रीसिडेंट हो रही है, और एक के लिए कौन सी हो रही है, सब्सिक्वेंट। तो यहाँ पे आप कौन सी देख रहे हो, दोनों तरीके की कंडीशंस आप देख रहे हो। देखिए अब लैंग्वेज पढ़िए। On a transfer of property, an interest therein may be created. एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते समय एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है टू एक्रू टू एनी पर्सन, जो एक व्यक्ति के पक्ष में क्या हो, एक्रू हो। एक्रू एकदम फाइनल नहीं कह रहा है, ये बकाया कह रहा है, क्योंकि शर्त लगा के ट्रांसफर कर रहा है। ये कंडीशनल ट्रांसफर होना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। विद द कंडीशन मतलब कंडीशन लगा के कर रहा है, superadded that in case a specified uncertain event shall happen। ये कह रहा है शर्त लगा के कि अगर कोई विनिर्दिष्ट अनसर्टेन जो इवेंट है वो घटित होता है, such interest shall pass to another person। तो ऐसा इंटरेस्ट फिर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगा अगर वो घटना घटित होती है या नहीं होती जो अनसर्टेन है। Or that in case a specified uncertain event shall not happen, such interest shall pass to another person। वो इवेंट का हैपनिंग नहीं होगा तो प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी, दूसरे व्यक्ति के पास चली जाएगी। In each case, the dispositions are subject to the rules contained in section 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 and 27। ये जितनी भी शर्तें आप लगा के ट्रांसफर करना चाहते हो, ये कह रहा है कि आप जब एक ही ट्रांसफर में प्रायर भी सब्सिक्वेंट भी दोनों तरीके की शर्तें लगा रहे हो, एक के फेलियर होने के दूसरे के पास जा रही हैं, तो बार बार हम आपको ये नहीं बोलते रहेंगे कि भैया आप इसका ध्यान रखो कि धारा 10 की शर्तों का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, 12 का नहीं होना चाहिए। जितनी भी ये इन सेक्शंस में आपको ट्रांसफर्स में कंडीशंस के साथ चीजें बताई गई हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। वो रूल एज इट इज एप्लीकेबल होने हैं। मतलब शर्त लगा के आप ट्रांसफर करो, चाहे प्रायर लगा के करो चाहे सब्सिक्वेंट लगा के करो, लेकिन किस बात का ध्यान रखो, इन सब बातों का ध्यान रखो जो इन सेक्शंस में बताई गई हैं। उदाहरण के तौर पे सेक्शन 10 में क्या बताया गया है, नॉट टू एलिनेट अनदर पर्सन, ये शर्त नहीं लगाओगे आप। आपने अगर ऐसी शर्त कोई भी लगा दी प्रायर या सब्सिक्वेंट कि भैया ये दूसरे को ट्रांसफर नहीं करना है आपको इस शर्त के साथ, तो वो नहीं सुनी जाएगी, वो कंडीशन ही क्या है, बेकार है। सेक्शन 25 में इलीगल या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या इम्पॉसिबल वाली शर्त है तो क्या है, वॉइड है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही आप कंडीशंस लगाएंगे। अब देखिए सेक्शन 29 पढ़ते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। इससे पहले आपने सेक्शन 26 में क्या पढ़ा था, प्रीसिडेंट कंडीशन की फुलफिलमेंट पढ़ी थी, और 29 में क्या कह रहा है, सब्सिक्वेंट कंडीशन फुलफिलमेंट के बारे में। An ulterior disposition of the kind contemplated by the last preceding section cannot take effect unless the condition is strictly fulfilled। strictly fulfilled पे अंडरलाइन करें। ये कह रहा है लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में जहां पे पिछले धाराओं में जहां आपको अल्टीरियर डिस्पोजिशन के बारे में बताया गया है, यानी एक ही ट्रांजेक्शन में प्रायर इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है और अल्टीरियर इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है, और प्रायर वाले पहले वाले के फेल होने पे वो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट दूसरे वाले के पास जा रहा है। तो ये कह रहा है जो पहले वाले का फेल होना है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। स्ट्रिक्ट यहाँ पे वैसा नहीं होगा जैसे सब्सटेंशियली आपने पिछला पढ़ लिया था, 26 में क्या पढ़ा था, सब्सटेंशियली भी चलने दो, लेकिन यहाँ कैसे, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ आप इंटरेस्ट देके छीन रहे हो किसी से, और फीचर कर रहे हो, वेस्ट करके डाइवेस्ट कर रहे हो, निहित करके विनिहित कर रहे हो, किसी से देके छीनना तो बुरी बात हो जाएगी। तो उसको हमें कैसे फॉलो करना पड़ेगा, सब्सटेंशियली नहीं, एज इट इज स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो जब तक यथावत तरीके से उस शर्त की पूरी पूर्ति नहीं हो जाती, यानी पहले वाला फेलियर जो हुआ है एज इट इज उन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है, तो अल्टीरियर को नहीं जाएगा। 30 क्या कहता है, प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। पहले इलस्ट्रेशन देखो फिर समझ आएगा। इलस्ट्रेशन देखो क्या कह रहा है, ये कहता है ए ट्रांसफर से फॉर्म टू बी फॉर हर लाइफ। ए एक खेत का अंतरण कर रहा है बी को उसके जीवन काल के लिए, एंड इफ शी डज नॉट डेजर्ट हर हस्बैंड टू सी, और अगर वो अपने हस्बैंड को त्याग नहीं करती
तो सी के पास चला जाएगा। B is entitled to the farm during her life as if no condition had been inserted. B के पास वो खेत रहेगा ऐसे जैसे कि कोई शर्त लगाई ही नहीं गई थी। पहले वाले की शर्त क्या है यहाँ पे? अनलॉफुल। ए बी को प्रॉपर्टी किस दे रहा है तो साथ में जो शर्त लगा रहा है वो कैसी लगा रहा है? इलीगल, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। उसे अपने हस्बैंड को छोड़ने को कह रहा है। ये शर्त कैसी है? इनवैलिड। जो सब्सिक्वेंट वाला है, अल्टीरियर वाला है, उसकी जो कंडीशन है वो कौन सी है? इनवैलिड है। तो उसका इफेक्ट प्रायर वाले पे नहीं पड़ेगा, प्रायर वाला वैलिड रहेगा। जो प्रायर ट्रांजैक्शन हुआ है वो एंटाइटल रहेगा, यानी वो महिला एंटाइटल रहेगी प्रॉपर्टी की अगर वो अपने हस्बैंड का डिजर्शन नहीं भी करती, क्योंकि शर्त जो लगाई गई वो इनवैलिड थी। देखिए पढ़िए इसको, लैंग्वेज पढ़िए अब 30 की। इफ द अल्टीमेट डिस्पोजिशन इज नॉट वैलिड, अगर बाद वाला डिस्पोजिशन जो लगाया गया है वैलिड नहीं है, जैसे कि इसने शर्त लगाई थी कि आपको अपने हस्बैंड को छोड़ना है, द प्रायर डिस्पोजिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इट, तो प्रायर डिस्पोजिशन इससे अफेक्टेड नहीं होगा। जो प्रायर वाला आपको दे रखा है प्रॉपर्टी वो एज इट इज सेव रहेगा, बाद का इफेक्ट पहले वाले पे नहीं पड़ेगा। सेक्शन 31 ठीक वैसा ही है जैसे आपने सेक्शन 31 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, कंटिंजेंट। Condition that transfer shall cease to have effect in case specified uncertain event happens or does not happen. अगर कोई स्पेसिफाइड इवेंट का हैपनिंग होता है या नॉन हैपनिंग होता है तो उस सिचुएशन में ट्रांसफर सीज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे पहले। ए ट्रांसफर से फॉर्म टू बी फॉर हिज लाइफ, ए क्या करता है? बी को लाइफ के लिए क्या दे रहा है? फार्म दे रहा है। विथ अ प्रोवाइजो, इस शर्त के साथ दे रहा है, इन केस बी कट्स डाउन अ सर्टेन वुड, कि अगर बी ने उसमें से क्या किया? वुड को काटा, लकड़ी को काटा, द ट्रांसफर शैल सीज टू हैव एनी इफेक्ट, तो ट्रांसफर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, सीज यानी समाप्त हो जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके कहाँ जाएगी? ट्रांसफर के पास। बी कट्स डाउन द वुड, ही लॉसेस हिज इंटरेस्ट इन द फॉर्म, बी लकड़ी काटता है, पेड़ काटता है, तो उसका इंटरेस्ट समाप्त हो गया और वो कहाँ चला गया? वापस ट्रांसफर के पास। बात आई समझ में? कौन सी शर्त है ये? सब्सीक्वेंट। अब यहाँ पे इतना भी समझ लीजिए आप, सब्सीक्वेंट कंडीशन लगा के ट्रांसफर करना एक अलग बात होती है, और एक आपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया उसके बाद आप कंडीशन लगा रहे हो वो अलग बात होती है। ए ने बी को, मैं रिपीट करती हूँ इलस्ट्रेशन, ए ने बी को एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया एब्सोल्युटली बिना किसी शर्त के, उसके बाद वो उसको शर्त लगा रहा है किसी प्रकार की, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं हुई। जैसे एक हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, एब्सोल्युटली राइट दे दिया, उसके बाद शर्त क्या लगा रहा है? अगर तुमने, क्योंकि उनके कोई चाइल्ड नहीं था, उसने कहा अगर तुमने अडॉप्ट नहीं किया किसी बच्चे को तो प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू मी और टू एनीबडी एल्स। अब उस महिला ने किसी बच्चे को गोद नहीं लिया, यहाँ पे वो कंडीशन इफेक्टेड नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी उस महिला की रहेगी, वाइफ की रहेगी या उसके लीगल ईयर्स की, क्योंकि वो जो शर्त लगाई थी वो कैसे लगाई थी? ट्रांसफर एब्सोल्युटली किया गया था, पूर्ण रूप से किया गया था, उसके बाद कंडीशन लगाई गई थी, ऐसी कंडीशन की वैल्यू नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर के साथ साथ कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, कि हम इस कंडीशन के साथ आपको ट्रांसफर कर रहे हैं कि अगर आपने अडॉप्शन नहीं किया तो प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू मी। विद दिस प्रोवाइजो अगर ट्रांसफर किया गया, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल ट्रांसफर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए तो यू मस्ट बी केयरफुल रिगार्डिंग द लैंग्वेज, क्या कह रहे हैं। अगर पूरी तरह ट्रांसफर कर दिया ए ने बी को प्रॉपर्टी का, उसके बाद वो कोई शर्त लगा रहा है तो उसकी बाद की शर्तों से हमें लेना देना नहीं रहेगा। शर्त कब लगानी पड़ेगी? ट्रांसफर के टाइम पर। तो पहला इलस्ट्रेशन तो देखा आपने सब्सिक्वेंट कंडीशन का। दूसरा देखिए, ए ट्रांसफर से फॉर्म टू बी, आप लोगों के पास है ना ये, ए ट्रांसफर से फॉर्म टू बी प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोवाइडेड दैट मतलब ट्रांसफर करते टाइम ही कंडीशन लगा रहा है, इफ बी शैल नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद 3 साल में अगर ये इंग्लैंड नहीं गया, हिज इंटरेस्ट इन द फार्म शैल सीज, तो फार्म में उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सीज यानी समाप्त हो जाएगा।
बी डज नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन द टर्म प्रेस्क्राइब्ड। बी इंग्लैंड नहीं जाता 3 साल में। हिज इंटरेस्ट इन द फार्म सीजेस, तो इंटरेस्ट उसका समाप्त हो जाएगा। कंडीशन क्या थी? ट्रांसफर से विद इन 3 इयर्स आपको इंग्लैंड जाना है। उसने शर्त को पूरा नहीं किया, ये सब्सिक्वेंट कंडीशन थी। इसके फेलियर होने पे जो इंटरेस्ट उसे दिया गया था वो समाप्त हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये सब्सिक्वेंट कंडीशंस के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं कि सब्सिक्वेंट कंडीशंस कैसे लगाई जानी चाहिए, कैसे पूरी होनी चाहिए। अब लैंग्वेज पढ़िए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12, अंडरलाइन कर लेना इसको। ये कह रहा है धारा 12 के प्रावधानों के अधीन on a transfer of property and interest therein may be created with the condition superadded that if it shall cease to exist in case a specified uncertain event shall happen or in case a specified uncertain event shall not happen। ये कह रहा है कि अगर हम कोई ट्रांसफर करते समय ऐसी कोई शर्त लगाते हैं कि कोई स्पेसिफिक इवेंट का हैपनिंग होता है या नॉन हैपनिंग होता है तो इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा, आपका हित समाप्त हो जाएगा। ऐसी कंडीशन लगा के हम ट्रांसफर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन इसने क्या कहा? आपको सेक्शन 12 की बातों को ध्यान रखना है। आपको याद है किसी को सेक्शन 12 क्या कहता है तो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। ऑनलाइन में कोई बताना चाहेगा? सेक्शन 12 क्या पढ़ा था हमने? सेक्शन 12 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है और उस ट्रांसफर के साथ में ये शर्त लगाता है कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी, ऐसी शर्त वैलिड नहीं होगी। कि कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाए तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाए, इस तरीके की कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पर भी वही कंडीशंस वाला मामला है। इसीलिए आपको बता रहा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 12 की 12 वाली जो बातें हैं वो आप नहीं लगा सकते, वो वैलिड नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं टीपी में तो एक बार अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो इट्स गुड, समझ आ रहा है। जब हम घर जाके उस इलस्ट्रेशन को देखेंगे, भाषा को पढ़ेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ये जो रिकॉलिंग होता है टिप्स पे याद होना चाहिए, वो अभी नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसका वाइवा रखते हैं। कल हम लोग इसका वाइवा रख लें। थोड़ा थोड़ा सा करके चलते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं सेक्शन 1 to 15, अभी 15 सेक्शन याद करके आइए। सेक्शन 1 से 15 ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी आप सब लोग 15 सेक्शन याद करके आइए। 15 मिनट का टाइम हम क्लास के अलावा निकालेंगे और हम लोग रिकॉल करेंगे। 1 क्या कह रहा है, 2 क्या कह रहा है, बीच बीच में आपसे पूछ लूंगी 4 बताओ। अच्छा अच्छा, ये वाला टाइटल जो है इसका सेक्शन कौन सा है? इस तरीके की चीजें 15-15 सेक्शन करके करेंगे, हो जाएगा। मुझे भी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें यूं टिप्स पे याद हैं, क्योंकि मुझे तो वैसे भी याद करनी नहीं है, एग्जाम मुझे देना नहीं है, मुझे तो पढ़ाना है। तो मैं कंसेप्ट पे ध्यान दे देती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ मेरे को रिकॉल, लेकिन आपको तो रिकॉलिंग बहुत कंपलसरी है कि इमिडिएटली तुरंत क्विक। और ये एक एक जैसी चीजें अब आती जा रही हैं तो जो आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं कि ये मुझे याद नहीं आ रहा कि 10 क्या कह रहा है, जैसे अभी हुआ 12 क्या कह रहा है, एकदम से रिकॉलिंग नहीं होता जबकि हम लोग अभी बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। तो मुझे लगता है अब हम वाइवा स्टार्ट कर देते हैं। कल हम लोग 15 सेक्शंस का ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर और 15 का ले लेंगे, इस तरह से। तो अब ये सेक्शन 31 क्लियर है सभी को? चलते हैं 32 पे। सच कंडीशन मस्ट नॉट बी इनवैलिड। ये कह रहा है शर्तें लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो शर्त इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर दैट अ कंडीशन दैट एन इंटरेस्ट shall cease to exist may be valid। ये कह रहा है कि जब आप किसी इंटरेस्ट को समाप्त करना चाहते हो, आपने किसी को हित दे दिया, उसके बाद कह रहे हो कि अब ये नहीं रहेगा आपके पास, समाप्त हो जाएगा, तो ऐसी शर्त हमेशा क्या होगी? वैलिड ही होगी, यानी लीगल होगी। It is necessary that the event to which it relates to be one
which could legally constitute the condition of the creation of an interest। मतलब वो शर्त ऐसी होनी चाहिए जो कि किसी अभी तो हित को समाप्त कर रहे हो आप, सब्सिक्वेंट के जरिए हम क्या करते हैं, कोई सब्सिक्वेंट कंडीशन ब्रीच होती है तो किसी का इंटरेस्ट जो था वो छिनता है। तो ये कह रहा है कि शर्त वो होनी चाहिए जिससे कि किसी का इंटरेस्ट जैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हो, वैलिड के थ्रू ही तो कर सकते हो, कोई शर्त वैलिड होगी तभी तो कर सकते हो। तो वैसे ही जब किसी का हित आप समाप्त कर रहे हो, वो भी कैसी होगी, वैलिड ही होगी। आपने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, फिर आपने कहा मैडम आप सी का मर्डर कर दो तो ठीक है, नहीं तो प्रॉपर्टी हमारे पास वापस आ जाएगी। अब ये क्या कहा आपने, शर्त कौन सी लगा दी आपने, इलीगल लगा दी, नॉट वैलिड, वो नहीं होगा। आगे देखते हैं, ट्रांसफर कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, नो टाइम बीइंग स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस। ये कह रहा है कि जहां पर हमने क्या किया है, ट्रांसफर किया है, कंडीशनल ट्रांसफर किया है कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना है, परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट करना है, और इसके लिए कोई टाइम नहीं दिया गया है, तो क्या करना होगा। एग्जाम्पल देखिए, ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है, इस कंडीशन पे देता है कि वो सी के साथ मैरिज करे। मैं जो बोल रही हूँ आप अपनी नोटबुक में छोटा सा चार्ट बना लीजिए। ए बी को अपनी प्रॉपर्टी इस कंडीशन पर दान देता है एक तरीके से, या गिफ्ट करता है कि वो सी से मैरिज करे। अगर वो सी से मैरिज नहीं करेगा, शर्त के साथ दे रहा है, इन्हें सब्सिक्वेंट कंडीशन है, अदरवाइज वो कह रहा है वो प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी, डी के पास चली जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ सेम ट्रांसफर के अंदर क्या हो रहा है, अल्टीरियर भी हो रहा है, प्रायर भी हो रहा है। बी ने यहाँ पे क्या कर लिया, संन्यास ले लिया, बी ने यहाँ पे रिनाउंस द वर्ल्ड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब उसने संन्यास ले लिया, रिनाउंस द वर्ल्ड कर लिया, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी, वो उसका मैरिज करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। उसका मैरिज करना पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि उसको तो कंडीशन यही लगाई थी कि मैरिज करनी है, उसने रिनाउंस द वर्ल्ड कर दिया, संन्यास ले लिया, उसका मतलब वो शादी नहीं करेगा, मतलब वो प्रॉपर्टी कहाँ चली गई, डी के पास। तो यहाँ बी के पास से प्रॉपर्टी निकल के किसके पास चली जाएगी, डी के पास चली जाएगी। ये इलस्ट्रेशन अपनी नोटबुक में लिखिए और अब इसकी लैंग्वेज पढ़िए। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया गया है, एन इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड, और उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया गया है, शर्त के साथ, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, दैट द पर्सन टेकिंग इट शैल परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट, कि जिस व्यक्ति को हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसे कुछ कार्य करना है, परफॉर्म करना है, किसी कार्य को करना है। बट नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट, लेकिन उस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय नहीं दे रखा कि कितने समय में पूरा करना है। द कंडीशन इज ब्रोकन, तो ये माना जाएगा कि वो कंडीशन पूरी नहीं की गई। व्हेन he renders impossible permanently or for an indefinite period the performance of the act। अगर कि क्या होता है कि उसने कुछ ऐसा काम कर लिया जिससे हमें पता लगता है कि ये इम्पॉसिबल हो गया कि अब वो शर्त पूरा करे, जैसे कि अगर उसने संन्यास ले लिया तो अब ये असंभव हो गया कि वो मैरिज करे, तो परमानेंटली ये कंडीशन, तो वो कंडीशन क्या मानी जाती है, ब्रोकन मानी जाती है। ये मानी जाती है कि अब ये कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी और प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, अल्टीरियर डिस्पोजिशन वाले के पास चली जाएगी। क्लियर हुआ। अब देखिए सेक्शन 34, इसको पढ़ते हैं अपन। इसमें कुछ असेंशियल्स हों तो आपको देखती हूँ लिखवा दूं। चल जाएगा, खैर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ऐसे। अब देखते हैं, ट्रांसफर कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, टाइम स्पेसिफाइड जहां किया है। ऊपर वाले में क्या देखा था अपन ने, नो टाइम स्पेसिफाइड, यहाँ टाइम स्पेसिफाइड है। सेम बाकी सारी बातें वही है, अब यहाँ इसमें टाइम स्पेसिफाइड है। मतलब परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट यानी किसी कार्य को करने के लिए कोई टाइम निर्धारित है, बाकी सारी बातें सेम है। मतलब प्रायर डिस्पोजिशन है, अल्टीरियर डिस्पोजिशन है, पूर्ववर्ती हित यानी प्रायर इंटरेस्ट जिसको
किया है उसको शर्त के साथ किया है कि आपको इतने समय में इस शर्त को पूरा करना है। अब यहाँ टाइम है। जैसे एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, केस के फैक्ट है जहां पे क्या होता है, एक लेडी को प्रॉपर्टी दी जाती है, इस शर्त के साथ दी जाती है कि आपको इस प्रॉपर्टी में ही रहना है। आपने अगर कहीं बाहर जाना भी है तो मैक्स टू मैक्स आप 3 महीने के लिए एक साथ जा सकते हो, नॉट मोर देन। उससे ज्यादा समय अगर आपने प्रॉपर्टी को खाली छोड़ दिया तो प्रॉपर्टी आपसे छिनके डी के पास जाएगी। क्लियर? एक इंटरेस्ट प्रायर क्रिएट किया, शर्त के साथ क्रिएट किया। शर्त क्या? आपको इसी जगह पे जीना मरना है और नहीं जाना। ज्यादा से ज्यादा जाओगे तो कितने समय के लिए? 3 महीना आप जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और नहीं किया अगर आपने तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन डी हो गया जिसके फेवर में। अब डी क्या चाहेगा? ये 3 महीने से ज्यादा समय लगा दे। डी ने इसे अपने घर बुलाया इस महिला को, और जानबूझ के फ्रॉड करके कोई ना कोई काम बहाना करके उसे 3 महीने से ज्यादा समय के लिए अपने घर रोक लिया ताकि इसका उद्देश्य पूरा हो। ये 3 महीने से ज्यादा उस घर को खाली छोड़ेगी तो संपत्ति मेरे पास हो जाएगी। क्या किया? कपट वाला काम किया। अब ये सेक्शन आपको ये बता रहा है कि एक तो इसका परफॉर्मेंस का टाइम डिसाइडेड है तो हमें उस विद इन द टाइम ही उस एक्ट को करना पड़ेगा। अगर इस महिला ने जानबूझकर ऐसा काम किया कि 3 महीने से ज्यादा समय किसी और जगह पे लगाया, घूमने गई हैं तीर्थ यात्रा में इधर उधर, और 3 महीने से ज्यादा इन्होंने समय लगा दिया है, तो इनसे इनके हाथ से प्रॉपर्टी निकल के वास्तव में डी के पास चली जाएगी। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट ही ये है, जानबूझ के फ्रॉड करके वो इनको वो काम उस समय में नहीं करने दे रहा है, तो हम उसे इग्नोर करेंगे उस टाइम पीरियड को जितने समय में फ्रॉड किया गया और उसे रोका गया। आ रही है बात समझ में? आप देख लेते हैं इसकी भाषा। वेयर एन एक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन, जहां एक कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, either as a condition to be fulfilled before an interest created on a transfer is enjoyed by him, or a condition on the non-fulfillment of which the interest is to pass from him to another person। दोनों बातें बता दी इसने। या तो कंडीशन प्रीसिडेंट हो सकती है कि आपको हित मिलेगा ही तब जब आप उस शर्त को पूरा करो, यानी उस काम को आपको विद इन टाइम करना है, मतलब कंडीशन प्रीसिडेंट। या कंडीशन सब्सिक्वेंट भी हो सकती है कि आपको शर्त लगा के दे दी कि इतने समय में आपको काम पूरा करना है। एंड अ टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, और उसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया। इफ सच परफॉर्मेंस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम इज प्रिवेंटेड, अगर उस काम का पूरा होना रोका गया है बाय फ्रॉड ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के फ्रॉड के द्वारा उस काम को होना रोका गया है, who would be directly benefited by non fulfillment of the condition। वो प्रिवेंट इसलिए कर रहा है, रोक इसलिए रहा है क्योंकि उसको फायदा मिलेगा। डी इसलिए रोक रहा है उस महिला को कि उसे बेनिफिट मिल जाएगा। such further time shall as against him be allowed for performing the act। ये जो फर्दर टाइम था, मतलब एक्स्ट्रा टाइम जो उस महिला को रोक लिया, सपोज 1 महीना और रोक लिया, ये फर्दर टाइम उसे अलाउ किया जाएगा उस काम को पूरा करने के लिए, as shall be requisite to make up for the delay caused by such fraud। क्योंकि ये डिले किस लिए हुआ, उसे 3 महीने से ज्यादा वो दूसरी जगह क्यों रही? क्योंकि फ्रॉड था। But if no time is specified for performance of the act, then if its performance is by the fraud of a person interested in the non-fulfillment of the condition rendered impossible or indefinitely postponed, the condition shall against him be deemed to have been fulfilled। ये कह रहा है अगर कोई सिचुएशन जहां टाइम मेंशन नहीं है और अगर ऐसा हो जाता है कि वो इम्पॉसिबल हो जाता है अब उस कंडीशन का फुलफिल होना, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, तो ये मान लिया जाएगा डीम्ड फुलफिलमेंट मान लिया जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि शर्त की पूर्ति कर दी गई है क्योंकि टाइम स्पेसिफाई नहीं हुआ। क्लियर हुआ सेक्शन 34? आज यहां तक ही ओवर करें क्योंकि टीपी की चीजें थोड़ी सी ऐसी है ना कि आप लोग एक साथ ज्यादा लेने पे परेशान हो सकते हो।